तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। यार कैसे हो आप सभी लोग? मैंने माइक नहीं लगाया था, एक सेकंड ना, माइक लगाना भूल गया। ओके, तो अब आवाज़ क्लियर आ रही होगी, ठीक है। तो हेलो बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक सिंह और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस प्यारे से खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो कैसे हो आप सभी लोग बच्चों? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस चैनल के ऊपर हमारे 12th केमिस्ट्री का बैच शुरू किया हुआ है, ठीक है, जिसमें मैं ही आप लोग को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। मैंने आप लोग को बायोलॉजी भी पढ़ाई हुई है। तो जो बच्चा बायोलॉजी पढ़ना चाहता है, जिसे बायोलॉजी के अपने चैप्टर्स क्लियर करने हैं 12th स्टैंडर्ड के, वो कृपया जाए प्लेलिस्ट चेक करें बच्चों। प्लेलिस्ट में आप लोग को 12th बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर 1 से लेके 15 तक सारे के सारे चैप्टर मैंने पढ़ाए हुए हैं बायोलॉजी के, ठीक है। तो जिस बच्चे को बायोलॉजी पढ़नी है वो वहां पे जाके पढ़ सकता है प्लेलिस्ट में। अभी बच्चों मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। हम लोग ने शुरू कर दिया है केमिस्ट्री का बैच। मैंने स्टार्ट किया था बच्चों हमारा फर्स्ट लेसन जिसका नाम क्या है, सॉलिड स्टेट्स, यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सॉलिड स्टेट्स। और इसके बच्चों हम लोग ने 3 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट किए हुए हैं, सही है। तो अगर आप लोग ने इसके पहले के लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर से कृपया करके उन लेक्चर्स को देखना, सही है। अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना इस वीडियो को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चल सके कि चलो हमारे चैनल पर भी केमिस्ट्री शुरू हो गई है, सही है। तो अपने दोस्तों तक जरूर से पहुंचाना इस वीडियो को। बच्चों आज हम लोग ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, दैट इज पैकिंग एफिशिएंसी। देखो लास्ट वाला लेक्चर अगर आप लोग ने लगाया होगा, जो कि लगाना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप शुरू से कंटिन्यूस नहीं देखोगे ना तो थोड़ा सा इम्बैलेंस हो सकता है, सही है। तो ऐसा करो, लेक्चर 1 से 2 से 3 से कंटिन्यू देखो, और अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो चलो बच्चों, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने बीसीसी, हम लोग ने अपना एफसीसी, हम लोग ने एससी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। ये सब क्या होता है बताऊंगा एक बार फिर से, टेंशन मत लो, ठीक है। पर आई होप आप लोग ने ये सारी चीजें लास्ट वाले लेक्चर में सीखी होंगी, सही है। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक और बात बता दूं कि अगर आप लोग ने हमारे इस एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। हमारे ये ऐप प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, आप जाइए सर्च करिए और वहां पे इस ऐप का भी आप फायदा उठा सकते हैं। बहुत सारे नोट्स वहां पे मिलेंगे आपको, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको मुझसे कोई डाउट होता है, यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हो, कनेक्ट होना चाहते हो, मुझे फॉलो करना चाहते हो इंस्टाग्राम पे, ये मेरे इंस्टाग्राम की आईडी है, ठीक है। वहां पर अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे तरफ आ सकते हो, मेरे पास आके अपने डाउट क्लियर करवा सकते हो, ठीक है। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर बिना किसी देरी के। चलो देखो, लास्ट वाले लेक्चर्स में हम लोग ने एक बात जरूर से आपको याद होगी कि मैंने आपको बताया था बच्चों टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, ठीक है। यूनिट सेल की कुछ हम लोग ने टाइप्स की बात की थी। जरा इसको मैं यहां पर लेकर आता हूं ताकि आप लोग को और क्लियरली दिख सके। देखो लास्ट वाले लेक्चर्स में बच्चों हम लोगों ने यूनिट सेल के टाइप्स की बात की थी कि कौन कौन से यूनिट सेल्स होते हैं। सबसे पहला कौन सा था अपना, प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल, ठीक है। सिंपल यूनिट सेल मैंने आप लोग को बताया था, और हम लोग सिर्फ क्यूबिक यूनिट सेल की ही बात करेंगे, ये मैंने आपको बताया था ना। जितने भी और यूनिट सेल्स होते हैं उनकी हम लोग बात नहीं करेंगे। बहुत सारे होते हैं ना, अलग अलग प्रकार के, 4 प्रकार के होते हैं, इनके अंदर और भी बहुत सारे होते हैं, 7 प्रकार के। तो 7 के अंदर कितने होते हैं टोटल, कितने लैटिसेस होते हैं? 14 लैटिसेस होते हैं, ब्रेविस लैटिस मैंने आपको सिखाया था, ठीक है। इफ आई टॉक अबाउट अ सिंपल यूनिट सेल, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ एजेस पे यहाँ पर एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर सिर्फ एजेस के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे। इसकी बातें हुई है, ये है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। फिर एक आता है बच्चों आपका बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी सेंटर्ड मतलब आपका ये जो यूनिट सेल है ना, इस यूनिट सेल के सेंटर्ड में, इस पूरे के यूनिट सेल के सेंटर में एक आपका एटम प्रेजेंट होगा। सो दिस इज द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ये भी हम लोग ने पढ़ा हुआ है, दोनों पढ़ा है, सब पढ़ा है, ठीक है। थर्ड वाला क्या है बच्चों, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। देखो फेस सेंटर्ड मतलब क्या, जस्ट अ सेकेंड, इसको मिटाने दो, तो इधर लेके आ जाओ, ठीक है। फेस सेंटर्ड मतलब क्या, अब देखो आप लोग को पता है, आप लोग ने क्यूब देखा होगा, ठीक है। तो क्यूब में हर जगह एक फेज होता है, सही है। यहाँ पे ऊपर में एक फेज है, साइड में एक फेज है, इस साइड में एक फेज है, ये सामने वाला एक फेज है, ये नीचे वाला एक फेज है, समझ रहे हो, वो पीछे वाला एक फेज है, समझ रहे हो। तो हर जगह पे बच्चों एक फेज प्रेजेंट होता है। टोटल 6 फेसेस होते हैं किसी भी क्यूब के अंदर। तो अगर फेसेस के ऊपर, फेसेस के सेंटर में, ठीक है, जो आपका फेस है उसके सेंटर में अगर कोई एटम प्रेजेंट है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, इट इज अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और लास्ट था अपना बेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें क्या था, 2 अपोजिट में एटम प्रेजेंट होते हैं, पर ये हम लोग पढ़ते नहीं है ना, हमारे सिलेबस में है नहीं है। तो हम लोग सिर्फ इन्हीं तीनों को डिटेल में आगे जानेंगे। इसका सिर्फ आप लोग को नाम पता होना चाहिए,
ठीक है, इसका सिर्फ आपको नाम पता होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ नाम दिया हुआ है आपके बुक में और बाकी कोई एक्सप्लेनेशन इसके बारे में नहीं चाहिए हमें, सिर्फ इन तीनों के बारे में हमें ज्यादा डिस्कस करना है। ठीक है, अब आ जाओ, तुम्हें कुछ चीजें याद दिलाएं, कुछ चीजें हम आज बात करेंगे सम पैरामीटर्स की। कौन कौन से पैरामीटर्स की? देखो, सबसे पहला पैरामीटर हम लोग ने ऑलरेडी बात किया हुआ है। सबसे पहला पैरामीटर क्या है बच्चों? नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल। अब लेक्चर नंबर 3 याद करो, मैंने आपको बताया था कि हर अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल के अंदर, ठीक है, हर अलग अलग प्रकार की यूनिट सेल के अंदर अलग अलग टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे मान लो आपका जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके अंदर 8 एटम्स होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, तो 8 एटम्स होते हैं। पर क्या वो पूरी तरीके से उसी यूनिट सेल के हैं? नहीं, वो एक एटम और अलग अलग 8 यूनिट सेल में बटा हुआ होता है, और अलग अलग 8 सेल्स में बटा होता है ना। मैं तुम लोग को बताया था, जैसे मान लो ये मेरे कमरा है, ठीक है, इस कमरे का जो एज है, अब साइड वाले कमरे में भी वो सेम एज हो सकता है, समझ रहे हो? तो सिंपल सी बात है बच्चों, वहां पर अगर कोई एटम लगा है तो वो 100% मेरा नहीं है, वो एटम 100% क्या है? मेरा बिल्कुल भी नहीं है, उसके और भी बहुत सारे अलग अलग भाग होने वाले हैं, समझ रहे हो? ठीक है, तो जैसे मान लो एक यूनिट सेल है आपका, इसके एज पे एक एटम लगा हुआ है, तो ये इससे भी बांटा जाएगा, मान लो यहाँ पे होगा उससे ही बांटा जाएगा, यहाँ पे होगा उससे ही बांटा जाएगा। तो नॉर्मल 2D में आप देखोगे तो आपको लगेगा कि आपका एक एटम 4 अलग अलग यूनिट सेल में बांटा जा रहा है, पर ऐसा नहीं, 3D होता ना। तो मान लो इसके ऊपर एक ऐसे ही सेम बक्सा और रख दूं यहाँ पर, समझ, इमेजिन करो सेम बक्सा मैंने इसके ऊपर और रख दिया है, तो ये वाला एटम उसके साथ भी बांटा जाएगा। तो मतलब एक एटम टोटल 8 भागों में बांटा जा रहा है आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, सही है। तो ऐसे ही हम लोग नंबर ऑफ एटम्स की बात करेंगे सबसे पहले, हर स्ट्रक्चर के अंदर हम लोग इन सारे पैरामीटर्स की बात करेंगे। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम लोग? नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, हर यूनिट सेल के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर मैंने आप लोगों को एक छोटा सा न्यूमेरिकल लाया हुआ है, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करो तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। देखो एक छोटा सा न्यूमेरिकल क्या कहता है, क्वेश्चन क्या कहता है? इन द क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल की बात हो रही है, तो यहाँ पे बना देता हूँ क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है। तो इन द क्यूबिक यूनिट सेल ए एटम आर एट द ऑल द कॉर्नर, ठीक है, ए ऐसा एटम है जो हर कॉर्नर में प्रेजेंट है, तो मतलब सॉरी, हर कॉर्नर में एक एटम प्रेजेंट है जिसका नाम है ए, ठीक है, ये हो गया सबसे पहला। फिर बी एटम आर एट द ऑल फेस सेंटर्ड, सारे के सारे फेस पर बी एटम प्रेजेंट है, तो मान लो यहां पे ऊपर एक फेज है, साइड में एक फेज है, टोटल 6 फेसेस होते हैं, सब मैं नहीं बना रहा। और सी एटम आर एट द बॉडी सेंटर, मतलब इस बॉडी के सेंटर में बच्चों, इस बॉडी के सेंटर में एक और एटम प्रेजेंट है। तो कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ द यूनिट सेल, इस यूनिट सेल का फॉर्मूला हमें कैलकुलेट करना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आ सकते हैं 2 से 3 मार्क्स के लिए, ठीक है, यहां पे लिख देता हूं मैं, या तो 2 मार्क्स या फिर 3 मार्क्स के लिए ऐसे न्यूमेरिकल्स इस लेसन से आ सकते हैं, ठीक है। तो कैसे आपको करना है? सबसे पहले आप बात करेंगे ए की, ठीक है, सबसे पहले हम लोग ए की बात करेंगे। ए क्या है बच्चों? ए हर कॉर्नर की बात कर रहा है, सही है। अब हर कॉर्नर में देखो कितने एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं पूरे कॉर्नर में? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मतलब टोटल कितने एटम हैं? 8 एटम है। पर इन सब का जो कॉम्पोजिशन है वो क्या पूरा का पूरा एक यूनिट सेल के पास है क्या? नहीं, ये 8 भागों में बटे हुए होते हैं ना, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 1/8 से, कॉर्नर के एटम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों 1/8 से, सही है। फिर आएगा आपका बी। बी क्या है? एटम आर ऑल एट फेस सेंटर्ड, ठीक है, कितने फेसेस होते हैं? 6, तो कितने एटम होंगे? 6 एटम होंगे। पर क्या फेस सेंटर्ड में जितने भी एटम्स है वो कंप्लीटली इसी के हैं क्या? नहीं, ये फेस सेंटर्ड है ना बच्चों, एक फेस पे है ना, तो वो फिर अगर मान लो इस फेस में एक एटम है और यहाँ पे मैं दूसरा यूनिट सेल भी जोड़ दूं तो वो एटम इसके साथ भी है और इसके साथ भी है, सही है। तो मतलब एक यूनिट सेल के पास वो आधा ही प्रेजेंट है, तो 6 के पास क्या हो जाएगा? वो 1/2 हो जाएगा, सिंपल है, ठीक है। और सी की बात करते हैं हम लोग। सी एटम आर एट ऑल बॉडी सेंटर्ड, मतलब ये जो है वो कहां प्रेजेंट है बच्चों? बॉडी सेंटर्ड में, और बॉडी सेंटर्ड में एक ही एटम होता है और वो 100% होता है, क्योंकि देखो बॉडी की सेंटर में है। जैसे मान लो ये आपका रूम एक क्यूब है, ठीक है, तो इस क्यूब के सेंटर में मान लो ये मैंने पेन रख दिया, ठीक है। अब ये जो पेन है ये बाजू वाले रूम में नहीं जा सकता, वहां से शेयर नहीं हो सकता, चाहे यहां से शेयर नहीं हो सकता, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द सेंटर। ये ना एज पे प्रेजेंट है ना फेसेस पे प्रेजेंट है, कहीं नहीं प्रेजेंट है, ये कहां प्रेजेंट है बच्चों? सेंटर में प्रेजेंट है, सही है। तो इसका आगे कोई भी बंटवारा नहीं होगा। अब कैलकुलेट करो,
8 मतलब एक एटम, 2 1 जा 2 3 जा मतलब 3 एटम बी में। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों, AB2 और C, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। समझ रहे हो, मतलब ए का 1 एटम है, एक हम लोग दिखाते नहीं है ना, तो ए का 1 एटम है, बी का कितना है 2 नहीं होगा ना 3 होगा, सॉरी 3 होगा, ठीक है। तो AB3C, दिस इज द फॉर्मूला। ये आपका क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला नहीं मतलब आपका फॉर्मूला बन जाएगा इस क्यूब का। समझ में आया मैंने क्या किया, इस क्यूब का फॉर्मूला मैंने बनाया है। कितने एटम्स है वो बस मैंने दिखाया है। तो ए के सिंगल एटम है, बिकॉज ये सारे एजेस पे प्रेजेंट है। एजेस पे 8 एटम होते हैं, पर इनका कॉम्पोजिशन सिर्फ 1/8 होता है, क्योंकि और भी 8 यूनिट सेल के साथ ये शेयर होते हैं। तो 1/8 से मल्टीप्लाई किया तो मतलब 8 कटा सिर्फ बचा क्या 1, सही है। तो मतलब ए कितना है 1। फिर फेसेस की बात हो रही है, तो फेसेस 6 होते हैं, पर हर फेस पे जितने भी एटम्स है वो दोनों यूनिट सेल के साथ डिवाइड होंगे, मतलब एक यूनिट सेल के पास सिर्फ आधा ही आएगा। तो 6 आधे से मल्टीप्लाई करो तो बचा कितना 3, सही बात है। तो बी का 3 एटम है, और एक आपका कौन सा था बॉडी सेंटर में एक प्रेजेंट है, तो वो आपका कंप्लीटली होगा, सही है। सो दिस इज द फॉर्मूला। समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप आप लोग को ये पता चल गया होगा कि नंबर ऑफ एटम इन द यूनिट सेल हम कैसे कैलकुलेट करते हैं और वो क्या होता है, ठीक है। ये मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बताया था, पर हल्का सा मैंने रिवीजन करवा दिया। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों रेडियस ऑफ द स्फीयर की, ठीक है। हम स्फीयर के रेडियस की बात करेंगे। अब स्फीयर क्या होता है, आप लोग सोच रहे थे कि भैया जितने भी यूनिट सेल हैं वहां पे ऐसे एटम प्रेजेंट है ना, वहां पर बच्चों ऐसे एटम्स प्रेजेंट है। तो ये एटम हम लोग कैसे दिखा रहे हैं, ऐसे पॉइंट से दिखा रहे हैं, सिर्फ ऐसे पॉइंट से दिखा रहे हैं, बिकॉज इसे हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिस पॉइंट। लेक्चर नंबर 1 में बात की थी, सही है। तो हम लोग इसे पॉइंट से दिखा रहे हैं, पर ऐसा होता है क्या, ये एटम्स ऐसे पॉइंट से होते हैं क्या, नहीं। ये एक्चुअली में एक कंप्लीट स्फीयर होता है बच्चों, ठीक है। ये जो एटम्स होते हैं ये कैसे होते हैं, कंप्लीट एक ऐसे स्फीयर होता है। ये एक कंप्लीट स्फीयर होगा, फिर ये एक कंप्लीट स्फीयर होगा, समझ रहे हो, ये एक कंप्लीट स्फीयर होगा, ये एक कंप्लीट स्फीयर होगा, समझ रहे हो। इक्वली जैसे कंप्लीट यहाँ पे स्फीयर प्रेजेंट होते हैं, इस तरीके से, समझ रहे हो। तो मैं आप लोग को बना के दिखा रहा हूँ, आप लोग समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे इमेजिन करो 4 बॉल है, एक बॉल यहाँ पे है, एक फुटबॉल यहाँ पे है, एक फुटबॉल यहाँ पे है, और एक फुटबॉल यहाँ पे है। इमेजिन कर पा रहे हो, 4 फुटबॉल है, चारों फुटबॉल को मैंने फेविक्विक लगा के अच्छे से जोड़ दिया आपस में, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है, सही, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बना है। अब इसमें और 4 फुटबॉल लो, और 4 फुटबॉल लो, ऐसे ही जोड़ो, ऐसे ही जोड़ो, और इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, ठीक है। तो वो आपका बन जाएगा सिंपल क्यूबिक सेल, ठीक है। और हम लोग ऐसे दिखाते हैं इसको, ऐसे दिखाते हैं, इसका जो सेंटर है सेंटर से दिखाते हैं। तो अब आप लोग समझ पा रहे हो कि एक एटम, ये जो बाहर का एटम है किसी दूसरे यूनिट सेल का होगा, जैसे मान लो ये किसी दूसरे यूनिट सेल का होगा, और एक एटम का सिर्फ इतना ही पोर्शन इस एटम के अंदर आता है। क्लियर है, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस क्या होगा बच्चों, ये जो सेंटर से लेके आपके इस एज तक का डिस्टेंस है, दिस इज द रेडियस। तो यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस है, यहाँ पे एक रेडियस, समझ रहे हो। वैसे यहाँ पे भी रेडियस है, यहाँ पे भी रेडियस है। तो ये रेडियस बच्चों हमेशा सेम होता है, सेम नहीं सेम होता है, ठीक है। ये जो रेडियस है ये हमेशा क्या होगा, सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये जो स्फीयर है, ये जो स्फीयर प्रेजेंट है ना बच्चों, ये सारे के सारे इक्वल होते हैं, सेम होते हैं, एटम है, सेम एटम है, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे, सही है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर फाइंड करना है, ठीक है। हम लोग फाइंड करेंगे, बात करेंगे, ये सिर्फ पैरामीटर्स है। अब इन्हीं पैरामीटर्स को हम लोग आपके सिंपल यानी प्रिमिटिव क्यूबिक सेल के अंदर देखेंगे, फिर बॉडी सेंटर्ड के अंदर देखेंगे, और फेस सेंटर्ड के अंदर देखेंगे। इन चारों को मैं सिर्फ अभी तुम लोगों को सिर्फ समझा रहा हूँ, ठीक है। रेडियस की बात करेंगे, फिर हम लोग वॉल्यूम की बात करेंगे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, उस जो स्फीयर है उसका वॉल्यूम कितना है, सही है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड पढ़ा होगा, सबने पढ़ा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4/3 πr³, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग को पता होना चाहिए, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 πr। उसके बाद क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। पूरा वॉल्यूम हमको फाइंड करना है आपके क्यूब का, ये जो क्यूब है ना, इस क्यूब का टोटल वॉल्यूम हमको फाइंड करना है। टोटल वॉल्यूम क्या होता है, किसी भी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, साइड क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है, साइड क्यूब। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना एरिया ऑफ स्क्वायर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, पढ़ा होगा ना, लेंथ इनटू ब्रेथ, सही है। उसी तरीके से, या फिर नहीं, लेंथ इनटू ब्रेथ तो रेक्टेंगल का होता है, स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर,
ए स्क्वायर होता है ना, तो वैसे ही अगर आप वॉल्यूम निकालोगे तो ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, फिर हम लोग बात करेंगे बच्चों कोऑर्डिनेशन नंबर। नाउ व्हाट इज मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर, सबके बारे में बात करेंगे हम लोग। ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है आपके टेक्स्ट बुक में, पर मैंने इसी में इंक्लूड कर दिया ताकि एक साथ हम लोग सब कुछ पढ़ लें। कोऑर्डिनेशन का नंबर का कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब ये होता है बच्चों कि आपका एक एटम कितने दूसरे एटम के साथ कांटेक्ट में आ रहा है। ठीक है, आपका एक एटम दूसरे कितने एटम के साथ कांटेक्ट में आ रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। समझ रहे हो? ठीक है, तो जैसे बात करो, तो बताओ, जैसे बात करो सिंपल क्यूबिक सेल की, तो बनाता हूं मैं। ठीक है, दिस इज द सिंपल क्यूबिक सेल और यहां पे प्रेजेंट है एटम। तो मान लो बच्चों मुझे इसका कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, मुझे पता करना है कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, क्या आता है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो मुझे बस ये पता करना पड़ेगा कि आपका कोई भी इनमें से एक एटम कितने एटम के साथ कांटेक्ट में है। मैं इस तरीके से ड्रॉ कर रहा हूं, पर इस तरीके से एटम नहीं होते, एटम इस तरीके से होते हैं। मतलब एक एटम आपका, एक स्फीयर आपका दूसरे स्फीयर से हमेशा कांटेक्ट में रहता है। तो मुझे बस ये देखना है कि एक एटम कितने एटम से कांटेक्ट में है। सही है, तो अगर आप इसकी बात करोगे तो देखो ये इसके साथ भी कांटेक्ट में है, ये इसके साथ भी कांटेक्ट में है, ये इसके साथ भी कांटेक्ट में है। सही बात है, साथ ही साथ इसके ऊपर भी एक स्फीयर हो सकता है, तो यहां पे जो एटम होगा उसके साथ भी एक कांटेक्ट में होगा। सिमिलरली यहां पे एक होगा उसके साथ भी एक कांटेक्ट में होगा, सिमिलरली यहां पे भी होगा उसके साथ भी एक कांटेक्ट में होगा। समझ रहे हो? तो जितने भी एटम इस तरफ है उतने ही एटम उस तरफ भी होंगे, जिसके साथ ये वाला जो एटम है वो क्या करेगा, कांटेक्ट करेगा। तो कितने एटम कांटेक्ट में आ गए, 1 2 3 4 5 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया, 6। ये आपके सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का है। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है। समझ रहे हो? ठीक है, देखो अगर आप अपनी इमेजिनेशन पावर को स्ट्रांग नहीं करोगे, थोड़ा इमेजिन अच्छे से नहीं करोगे ना बच्चों, तो शायद आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो थोड़ा इमेजिन करो कि एक क्यूब है, अब ऐसे ही और 50 क्यूब इसके आसपास पड़े हुए हैं, मैंने सिर्फ एक क्यूब बनाया, एक यूनिट सेल बनाया। ऐसे यहां पे भी एक क्यूब है, यहां पे भी एक क्यूब है, यहां पे भी एक क्यूब है, यहां पे भी एक क्यूब है। तो ये वाला, तो इसके ऊपर क्यूब है वो भी इसके साथ जुड़ा हुआ है, ये जो ऊपर क्यूब है वो भी क्या है बच्चों, इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो ये वाला उस एटम के साथ भी क्या करेगा, इंटरैक्ट करेगा। इस साइड भी एक क्यूब है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है, इस साइड भी एक क्यूब है, इसके साथ भी जुड़ा हुआ है। समझ रहे हो? तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, 6। इस एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो जाएगा। इसी एटम का नहीं, सारे एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, समझ में आई बात? तो कोऑर्डिनेशन नंबर की भी हम लोग बात करेंगे, सबकी बात करेंगे, ये तो मैंने सिर्फ आप लोग को एक एग्जांपल देके समझाया है। और लास्ट हम लोग बात करेंगे बच्चों हमारे पैकिंग एफिशिएंसी की। ठीक है, नाउ व्हाट इज मीन बाय पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, देखो समझो, जैसे मान लो ये मेरा एक रूम है, ठीक है, ये मेरा स्टूडियो है जहां पे मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, और इस स्टूडियो का कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ एफिशिएंसी होगी कि भैया इसके अंदर मैं कुछ अमाउंट ऑफ पानी भर सकता हूँ, कुछ भर सकता हूँ इसके अंदर। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने इसके ऊपर ना बहुत सारे गुब्बारे भर दिए, बहुत सारे अंदर गुब्बारे 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 भर दिए। ठीक है, अब मुझे ये पता करना है कि इसके अंदर और कितने गुब्बारे आ सकते हैं, मतलब इसका वॉल्यूम कितना खाली है और कितना भरा हुआ है, मुझे ये फाइंड करना है। तो उसी चीज को हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अब इसको हम लोग निकालेंगे कैसे, देखो इसके लिए एक फॉर्मूला है। कहां लिखूं फॉर्मूला, चलो एक ये ले लेते हैं, इनर बोर्ड ले लेते हैं। ठीक है, इसके ऊपर मैं आप लोगों को फॉर्मूला बना के दिखाता हूं। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी ये बात करें, आई होप आप लोगों को बोर्ड क्लियरली दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा मैं डार्क लिखता हूं, शायद आपको दिखेगा। ठीक है, अब शायद दिख रहा होगा आप लोग को। तो दिस इज द पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी की बात करूं बच्चों, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भैया यहाँ का जो एरिया है वो कितना भरा हुआ है। तो मैं सिंपल सा करूंगा कि जितनी चीजें भरी हुई है उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल वॉल्यूम से। तो मतलब जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड है उसको मैं डिवाइड कर दूंगा टोटल वॉल्यूम से, तो मुझे पता चल जाएगा कितना वॉल्यूम भरा हुआ है। सही है, ठीक है, और उसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट कर दूंगा विद कैसे मल्टीप्लाई कर दूंगा उसको 100 से। ठीक है, सो कैसे निकालेंगे हम लोग, कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लिखेंगे हम लोग वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल। समझ रहे हो, एक पार्टिकल प्रेजेंट है आपके, कितने पार्टिकल प्रेजेंट है वो, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उस यूनिट सेल में, इस यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या है।
मतलब एक का वॉल्यूम हम लोग, एक स्फीयर का वॉल्यूम निकालेंगे, एक स्फीयर का, एक एटम का वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग, ठीक है, एक पार्टिकल का वॉल्यूम निकालेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे बच्चों टोटल वॉल्यूम ऑफ क्यूबिक सेल, ठीक है। अब टोटल यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम क्या होता है हमेशा, ए क्यूब यानी साइड क्यूब जो भी होगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऑलमोस्ट आंसर आएगा, और इसका हमेशा हम लोग बच्चों परसेंटेज निकालेंगे, तो इसको हम लोग हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो दिस विल बी द फॉर्मूला, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा पैकिंग एफिशिएंसी का। आई होप आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा होगा लो मैं ब्लैक से बना देता हूं, पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है, पैकिंग एफिशिएंसी। बाकी चीजें आप लोग को आई होप दिख रही होंगी, क्योंकि बाकी मैंने थोड़े मोटे से लिखा था ना, मोटे मार्कर से। तो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ वन पार्टिकल, या फिर आप कह सकते हो वॉल्यूम ऑफ वन एटम, या फिर वन स्फीयर ऑफ द एटम, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल का जो टोटल वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट ए क्यूब ही होगा हर बार, क्योंकि क्यूब है आपका, यूनिट सेल क्या है, क्यूब है, ऐसा है, ठीक है, ऐसा है ना। तो हमेशा क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, टोटल वॉल्यूम ए क्यूब ही होता है, और इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो पता चल जाएगा बच्चों आपकी पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है। यहाँ पे आपको आंसर आएगा परसेंटेज में, तो ये जो आंसर आएगा ना, ये हमको बताएगा कि आपका जो यूनिट सेल है वो कितना भरा हुआ है। अब सिर्फ हमको क्या करना है कि इसको 100 से माइनस कर देना है, जो भी वैल्यू आएगी उसको, यहाँ पे मान लो x आया कुछ, तो इस x को क्या करना है 100 से माइनस करना है, तो इसका जो वैल्यू आएगा, यहाँ पे जो परसेंटेज का वैल्यू आएगा ना, ये हमको बता देगा कि आपका यूनिट सेल कितना खाली है, कितना खाली है, कितना वॉइड है इसके अंदर में, मतलब कितने चीजें खाली है, वॉल्यूम कितना इसका खाली है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। सो आई होप बच्चों ये चीजें आप लोग को समझ में आ गई होंगी। अब आ जाओ करते हैं, ये आई होप आप लोग ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। तो आ जाओ बच्चों, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं आपके अलग अलग यूनिट सेल्स के लिए, ठीक है, अलग अलग यूनिट सेल्स के लिए हम लोग ये चीजें करेंगे, ये हम लोग ने कर लिया, ठीक है। सबसे पहले है आपका सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, आज एक ही करेंगे हम लोग, और बाकी के जो दो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो सबसे पहले है अपना सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का सबसे पहले हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम। फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू नो इज नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल, इस यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम है। तो सिंपल है ना, ये आपका क्या है, इस डायग्राम पे भी मत देखो, नंबर ऑफ एटम की बात कर रहे हैं हम लोग, कैसे होगा ये, अब तो आपके दिमाग में आ गया होगा ना आंसर। दिस इज द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और यहाँ पे क्या होंगे, इसके एटम्स होंगे। इसका आंसर तो अब आपके दिमाग में आ ही गया होगा, सही है। टोटल कितने एटम्स हैं, 8 एटम है, पर 8 के 8 एटम कितने प्रोपोर्शन में है बच्चों, 1/8 प्रोपोर्शन में। तो सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 1, समझ में आई बात, ठीक है। सो दिस इज द योर नंबर ऑफ। फिर नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, अगली चीज क्या निकालनी है बच्चों, रेडियस, यही है ना अगली चीज, हाँ, रेडियस ऑफ स्फीयर। अब देखो इस डायग्राम को जरा ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जो स्फीयर होते हैं बच्चों वो हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं। सिंपल वाले में एक दूसरे से कैसे रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। अब ये जो आपकी साइड है, ये जो साइड दिखी थी ये वाली, दिख रही, तो ये जो एक साइड है बच्चों इसे हम लोग ए बोलते हैं, ये जो एक साइड है इसे हम लोग ए बोलते हैं। और आप लोग देखोगे ये जो ए है ये दोनों ही तरीके से क्या हो रहा है, दोनों के सेंटर में जुड़ा हुआ है। तो आई कैन से ए इज इक्वल टू 2r, क्या मैं कह सकता हूं ए जो है बच्चों वो 2r के बराबर है। क्यों, क्योंकि देखो ये आपका एक r है, ये आपका एक r है, सही है, और इसी पूरे एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ए बोलते हैं। तो आई कैन से योर ए इज इक्वल टू 2r। अब यहां पे अपने को r की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो बस इसको उल्टा कर दो, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, a डिवाइड बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर रेडियस, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो गई बच्चों आपकी रेडियस। आपको रेडियस मिल गया, r और a का रिलेशनशिप मिल गया कि r और a में क्या रिलेशन है बच्चों, a इज इक्वल टू 2r। सिंपल है, सिंपल है। तो आपको r की वैल्यू क्या मिल गई, r इज इक्वल टू a बाई 2, एकदम क्लियर, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या फाइंड करना है, नेक्स्ट यू हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। We change the color. Next we have to find volume of sphere, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है, अभी हम लोग ने फॉर्मूला देखा था 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब, सही है। आर की वैल्यू अभी हम लोग को मिली,
आर की वैल्यू क्या मिली हम लोग को, क्या मिली, a/2 डिवाइड बाय a/2 और आपका ये क्यूब लग गया। यहां तक क्लियर है, समझ में आई बात क्या चल रहा है यहाँ पे? आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रेडियस ऑफ स्फीयर हम लोग ने निकाला, a इज इक्वल टू 2r, यहां से हमको पता चला, तो हम लोग ने r निकाल दिया, इस 2 को इधर भेज दिया, a/2 आ गया। सही है। नाउ नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड दैट इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है आपका 4/3 पाई आर क्यूब। सही है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 4/3, यहाँ पे आपका पाई की वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा आपका a क्यूब, और 2 का क्यूब क्या होता है अपना 8। सही बात है, सही बात है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ठीक है। तो पाई a क्यूब डिवाइड बाय 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। तो π/6 a क्यूब, ये क्या मिल गया आपको, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये क्या मिल गया आपको बच्चों, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब टोटल वॉल्यूम की बात करते हैं। टोटल वॉल्यूम कितना है? एक स्फीयर का वॉल्यूम हम लोग ने निकाल लिया, चौथा पॉइंट, ठीक है। एक स्फीयर का वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब टोटल कितने स्फीयर है? टोटल कितने स्फीयर है बच्चों? नंबर कितने हैं? एक ही है ना। तो टोटल वॉल्यूम ऑफ एटम, जितने भी एटम है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इसको मल्टीप्लाई करना। अब एक ही है तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, 1 × पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6, और आंसर क्या आएगा? सेम आंसर आएगा, पाई a क्यूब डिवाइड बाई 6। सिंपल है, समझ में आ गया। आई होप आप लोग को टोटल वॉल्यूम फाइंड करना भी आ गया होगा। लास्ट हम लोग बात कर लेते हैं बच्चों, पांचवा, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑलरेडी हम लोग ने देख लिया, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6 ना। 6 होता है क्या? बताओ बताओ बताओ, 6 होता है कि नहीं? अभी हम लोग निकाला ना। यहाँ पे देखो, मैंने आपको बताया ना, ये वाला है, ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? एक इसके साथ भी, इसके साथ भी, एक इसके साथ भी, साथ ही साथ ऊपर वाले के साथ भी जुड़ा हुआ है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही होगा। ओके, यहां तक समझ में आ गया। 5 पॉइंट क्लियर है। लास्ट हमारा 6वां पॉइंट क्या है? पैकिंग एफिशिएंसी। 6th पॉइंट है अपना बच्चों, पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? अभी हम लोग ने बात की है। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या है बच्चों? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय पार्टिकल, ठीक है, इन यूनिट सेल। यूनिट सेल में जो पार्टिकल्स है वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। अब अभी हम लोग ने वॉल्यूम निकाला, देखो यही वाला वॉल्यूम है, जो जितने भी पार्टिकल्स है वो इतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहे हैं। तो लिख दो यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम कितना ऑक्यूपाई कर रहे हैं ये लोग, पाई a क्यूब डिवाइड बाय 6 डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम कितना है आपका, a क्यूब, हमेशा a क्यूब होता है टोटल वैल्यू, मैंने आप लोगों को बताया, और मल्टीप्लाई बाय 100। अब इसको सॉल्व करना है आप लोग को। अब देखो, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा दो, सही है। ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ऐसे करते हैं हम लोग, सही है। तो क्या हो जाएगा, पाई a क्यूब डिवाइड बाय 6 a क्यूब, कुछ ऐसा ही है, ठीक है। ये ऊपर चला गया ना, पाई a क्यूब यहाँ पे रहे, ये ऊपर चला गया, सही है। तो ये क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा, मल्टीप्लाई बाय 100 भी है यहाँ पे, मल्टीप्लाई बाय, सही है। तो क्या हो जाएगा, 100 पाई डिवाइड बाय 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम लोग लिख सकते हैं, पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14 डिवाइड बाय 6। तो इसका वैल्यू निकालो। इसको अगर आप लोग सॉल्व करोगे, ठीक है, जब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ऑलमोस्ट इसकी वैल्यू 52.3 आती है, 52.3 या 52.36% आएगी। सो दिस इज योर वॉल्यूम, दिस इज योर पैकिंग एफिशिएंसी, ठीक है। ये है आपकी पैकिंग एफिशिएंसी। क्लियर है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी पता चल गई हो। अब सिर्फ क्या करो, माइनस कर लो, सिर्फ क्या करो, माइनस कर लो, तो पता चल जाएगा आपको कितना वॉइड आपके प्रेजेंट है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो आई होप बच्चों आप लोग को ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वाला फंडा समझ में आया होगा।
ठीक है। अब इसके आगे जो टॉपिक्स हैं, इसके आगे वाला जो है यानी आपका फेज सेंटर्ड यानी एफसीसी और बीसीसी वाला जो टॉपिक है उसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है। सो ऑलरेडी लेक्चर बड़ा हो गया है, आधे घंटे का लेक्चर हो गया है। ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग ज़्यादा बड़ा नहीं खींचेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग बीसीसी सीखेंगे और एफसीसी सीखेंगे। सही है। तो ये लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता ही है, अगर आपको अगला लेक्चर समझना है तो। ठीक है, चलेगा। तो इस लेक्चर को बच्चों हम लोग यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आई होंगी, लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक है। वीडियो को शेयर जरूर से कर देना बच्चों अपने दोस्तों के साथ, लाइक जरूर से कर देना इस वीडियो को। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, जितने बच्चे देख रहे हैं उतना लाइक तो होना ही चाहिए कृपया। सही है। मिलता हूँ बच्चों आप लोगों से अगले सेशन में। ठीक है। कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे, नहीं तो क्या मतलब यही बीसीसी और एफसीसी डिस्कस करेंगे इसके आगे का। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई करते रहो। ठीक है। कीप स्टडिंग। मिलते हैं।